हेलो दोस्तों, मैं विशाल कुमार बारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल LSA एग्जाम विद विशाल बारी पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली वीडियो में बात की थी सेप्सिस के बारे में, निसंक्रमण के बारे में और जनरल सर्जरी के बारे में हमने बात कर ली। जैसा कि मैं सर्जरी कंटिन्यू रख रहा हूं अपने वीडियोज में, तो सर्जरी की जो रीढ़ की हड्डी कहा जाता है उसको बोलते हैं निश्चेतन। निश्चेतन की हम बात करते हैं, चेतन की। निश्चेतन को एनेस्थीसिया कहा जाता है। अब इसकी हम परिभाषा ही बात करते हैं, एनेस्थीसिया होता क्या है। एनेस्थीसिया जो होता है किसी औषधि के द्वारा स्थानीय व CNS केंद्रीय नर्व सिस्टम में या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के ऊतकों को औन्नत व मंद, मंद से यहां मतलब है डिप्रेस करके शरीर के किसी अंग की क्रिया को पूर्ण रूप से या आर्थिक रूप से संवेदनहीन करना एनेस्थीसिया कहलाता है। तो एनेस्थीसिया की बात यहाँ हो रही है दोस्तों कि किसी औषधि के माध्यम से स्थानीय अथवा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS के ऊतकों को अवनत व मंद डिप्रेस करना या उनको अवनत करके शरीर के किसी अंग विशेष की क्रिया को पूर्ण रूप से आंशिक रूप से संवेदनाओं को लुप्त करना, संवेदनहीन करना या संवेदनाओं को लुप्त करना, ये एनेस्थीसिया कहलाता है। अब दोस्तों, ये एनेस्थीसिया एक प्रतिवर्ती क्रिया है। ये प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि एनेस्थीसिया प्रतिवर्ती क्रिया है। यहाँ से प्रश्न इनपुट कर सकता है कि एनेस्थीसिया किस प्रकार की क्रिया है। प्रतिवर्ती क्रिया, इसे रिवर्सिव भी कहते हैं, इंग्लिश में रिवर्सिबल के नाम से जाना जाता है इसे। तो हम आगे बात करते हैं कि शल्य क्रिया का में मतलब निश्चेतन का उपयोग क्या है, इनके यूज के बारे में हम बात करते हैं। उपयोग तो पहला क्या रहेगा, शल्य क्रिया के दौरान पहला जो यूज रहेगा, शल्य क्रिया के दौरान पशु हिले डुले नहीं। दूसरा जो उपयोग रहेगा, पशु को काबू करने के लिए। तीसरे उपयोग की हम बात करते हैं, पशु को क्रय विक्रय करने के लिए या फिर किसी मेले व प्रतियोगिताओं में ले जाने के लिए
ले जाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशु को क्रय विक्रय करने के लिए या फिर किसी मेले या प्रतियोगिता में ले जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाने के लिए दर्द रहित शल्य चिकित्सा, दर्द रहित शल्य चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है। और जो लास्ट पॉइंट है इसका, दर्द रहित मौत के लिए भी उपयोग किया जाता है, दर्द रहित मौत, जिसको दोस्तों यूथनेसिया बोला जाता है, यूथनेसिया। यूथनेसिया ये भी इम्पोर्टेंट है। यूथनेसिया क्या होता है, क्या काम आता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है यूथनेसिया क्या है, दर्द रहित मौत को क्या बोला जाता है, यूथनेसिया। तो दोस्तों हमने उपयोग पढ़े सर्जरी के, कि सर्जरी का उपयोग शल्य क्रिया के दौरान पशु को हिलने डुलने से रोकने के लिए किया जाता है, पशु को काबू करने के लिए किया जाता है, पशु को क्रय विक्रय करने के लिए, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मेले में प्रतियोगिताओं में ले जाने के लिए किया जाता है, दर्द रहित शल्य चिकित्सा के लिए किया जाता है, और दर्द रहित मौत जिसे यूथनेसिया कहा जाता है उसके लिए किया जाता है। अब आगे हम बात करते हैं कि शल्य चिकित्सा को मतलब निश्चेतन को समझने के लिए हमें कुछ शब्दावलियों का ज्ञान होना जरूरी है। तो हम पहले कुछ शब्दावलियां जो है वो पढ़ लेते हैं। पहली जो हमारी शब्दावली रहेगी वो रहेगी दोस्तों पहली जो शब्दावली हमारी रहेगी वो रहेगी एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया का मतलब होता है बिना बेहोश किया तो बिना निंद्रा की स्थिति में आए, बिना बेहोश व बिना निंद्रा की उपस्थिति, बिना बेहोश और बिना निंद्रा की उपस्थिति में आए, दर्द से मुक्ति, दर्द से मुक्ति को एनाल्जेसिया कहते हैं। तो पहली जो हमने इसकी शब्दावली पढ़ी एनेस्थीसिया की वो है एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया को कहा जाता है, एनाल्जेसिया का मतलब होता है कि बिना बेहोश किए हुए बिना निंद्रा की उपस्थिति में आए दर्द से मुक्ति दिलाना एनाल्जेसिया कहलाता है। दूसरा हम बात करते हैं इसमें ट्रैंकुलाइजेशन की। ट्रैंकुलाइजेशन दोस्तों बात करते हैं ट्रैंकुलाइजेशन होता क्या है, क्या इसमें कैसे किया जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें सीएनएस पर हल्का सा दबाव बनाया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हल्का सा दबाव बनाया जाता है। जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इन पे विशेष से ध्यान रखना। आज की जो क्लास है इस पे से बहुत क्वेश्चन बनते हैं जो हमारे सेमेस्टर में भी आते हैं, एनुअल एग्जाम में भी आते हैं, और कंपटीशन एग्जाम में भी एक एक नंबर के क्वेश्चन जो है इसी में से आते हैं। तो हम बात करते हैं कि ट्रैंकुलाइजेशन क्या है। ट्रैंकुलाइजेशन सीएनएस पे हल्का सा दबाव बनाया जाता है और डिप्रेस किया जाता है, डिप्रेस किया जाता है, और इसमें तनाव, दर्द, घबराहट आदि कम होते हैं, आदि कम होते हैं, और पशु जो है अपने चारों तरफ के जो वातावरण है उससे अनभिज्ञ रहता है,
चारों तरफ के वातावरण से अनभिज्ञ रहता है। अनभिज्ञ रहने के साथ पशु अनभिज्ञ रहता है, लेकिन वो चेतन अवस्था में रहता है। चेतन अवस्था में रहता है। तो ट्रैंकुलाइजेशन की बात हो रही है। ट्रैंकुलाइजेशन में सीएनएस पर हल्का सा दबाव बनाया जाता है या डिप्रेस किया जाता है सीएनएस को, जिसके के कारण तनाव, दर्द, घबराहट आदि कम होते हैं इसमें। और चारों तरफ के वातावरण से अनभिज्ञ रहता है पशु, और पशु चेतन अवस्था में रहता है। अनभिज्ञ रहने के साथ साथ चेतन अवस्था में रहता है। आगे हम बात करते हैं सेडेशन की। दोस्तों 2-3 डेफिनेशन ये मिलती जुलती हैं, तो मैं इनमें यही फर्क करवाता चलूंगा। सेडेशन मैं लेता हूं अभी। इसमें होता क्या है, इसमें भी वही सीएनएस पर दबाव बनाया जाता है, गतिविधियों पर, कुछ गतिविधियों पर दबाव बनाया जाता है। इसमें पशु एकदम शांत होकर बैठ जाता है, एकदम शांत होकर बैठा रहता है, वह लेटा रहता है, परंतु पशु होश में रहता है। साथ ही में इसमें पशु होश में रहता है। इसके साथ हम बात करें तो इसमें होता क्या है, पशु अनभिज्ञ तो रहता है चारों तरफ के वातावरण से, लेकिन इसमें साथ ही में पशु अनभिज्ञ अनभिज्ञ रहता है चारों तरफ के वातावरण से। चेतन अवस्था जो रहती है ट्रैंकुलाइजेशन से कम रहती है, मतलब एक बिल्कुल मतलब नींद की अवस्था में चला जाता है, इतना चेतन नहीं रहता। और इसमें जो सीएनएस पर दबाव की हम बात कर रहे थे, सीएनएस पर दबाव, सीएनएस पर डिप्रेस की बात हम जो कर रहे थे, ये ट्रैंकुलाइजेशन से तो अधिक होगा। और नार्कोटिक्स से कम होगा इसमें, मतलब नहीं, सॉरी, हाइपोसिस से कम होगा। मतलब कि ये 3 डेफिनेशन है, मैं लिख देता हूं नीचे। हाइपोसिस तीसरी है, ये तो पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई। तो ये तीनों बराबर है, इनमें तीनों में एक चीज कॉमन है, इनमें सीएनएस पर आंशिक रूप से दबाव बनाया जाता है और तंत्रिकाओं को अवनत किया जाता है। तो इसमें तो दबाव जो होगा बिल्कुल कम बनाया जाएगा, सीएनएस पर दबाव बिल्कुल कम बनाया जाएगा इसमें ट्रैंकुलाइजेशन में। और जो सेडेशन है, इसमें सीएनएस पर दबाव ट्रैंकुलाइजेशन से अधिक, वो हाइपोसिस से ज्यादा बनाया जाएगा। और हाइपोसाइसिस में दबाव के साथ अवनत कराते हुए इसको कृत्रिम रूप से निंद्रा की स्थिति लाने के लिए किया जाता है। कृत्रिम रूप से निंद्रा की स्थिति में पशु को लाने के लिए हाइपोनोसिस किया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं। ये हमारी 4 डेफिनेशन हो गई, एक पहले हो गई, 3 ट्रैंकुलाइजेशन हो गई, हाइपोनोसिस हो गई, सेडेशन हो गई, एनाल्जिन 4 हो गए। हम 5वीं पे हम बात करते हैं नार्कोसिस। नार्कोसिस की बात करते हैं। इसमें होता क्या है, नार्कोसिस में यह पशु को गहरी निंद्रा में लाने के लिए दिया जाता है। लाने के लिए
दिया जाता। जो नार्कोसिस होता है पशु को गहरी निंद्रा में लाने के लिए दिया जाता है। अभी नार्कोसिस भी दो एनेस्थीसियाओं के बीच का एनेस्थीसिया है। इसमें एक तो जनरल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया व हाइपोसिस ये मतलब नार्कोसिस एक तो हाइपोसिस से तो ज्यादा काम करता है और जनरल एनेस्थीसिया से कम काम करता है। मतलब कि इन दोनों की जो बीच की कड़ी है ना, यही है नार्कोसिस। आगे हम बात करते हैं, इसमें 3 प्रकार के एनेस्थीसिया होते हैं। इसके अलावा नार्कोसिस के अलावा उनकी हम बात करते हैं, लोकल, रीजनल व जनरल। तीनों की हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ उपयोग में आते हैं। लोकल एनेस्थीसिया, साथ में ही हम बात करेंगे रीजनल स्टोरेज। और तीसरा हम बात करेंगे जनरल। इन तीनों में डिफरेंस भी करेंगे और इनकी डेफिनेशन भी हम यहीं पे समझेंगे, होते क्या है, क्या फर्क है इन तीनों में। काफी जो स्टूडेंट है कंफ्यूज रहते हैं कि क्या है क्या नहीं है, तो इन चीज का हम इसमें डिफरेंस भी करते जाएंगे साथ के साथ और इनको समझते भी जाएंगे। अब जो लोकल एनेस्थीसिया की हम बात करते हैं, ये किसी स्थायी अंग की संवेदनाओं को लुप्त करने के काम में लिया जाता है। संवेदनाओं को लुप्त करने के काम में लिया जाता है लोकल एनेस्थीसिया। इसे नर्व एंडिंग बोलते हैं। यह नर्व एंडिंग को ब्लॉक करने के लिए लिया जाता है। नर्व एंडिंग ब्लॉकिंग के काम में लिया जाता है। और इसके अलावा जो है ये संवेदनाओं को लुप्त कर देता है। अब रीजनल की बात करते हैं, ये किसी क्षेत्र विशेष की संवेदनाओं को करता है। क्षेत्र विशेष की संवेदनाओं को लुप्त करता है। इनमें ज्यादा फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा समझने का फर्क है कि ये क्या काम करते हैं क्या नहीं करते। और सीएनएस और जो ये है जनरल एनेस्थीसिया, ये सीएनएस को आंशिक रूप से, सीएनएस की संवेदनाओं को आंशिक रूप से लुप्त कर देता है। इसमें बेहोश की स्थिति पैदा हो जाती है, बेहोश हो जाता है। और ये एक निश्चित टाइम के लिए होता है कि जितनी देर आपको करना है उस टाइम के लिए किया जाता है। वह पुनः होश में भी आ जाता है। इसमें पुनः बाद में तो होश में आएगा, बेहोश होएगा उसको। तो हम तीनों में डिफरेंस करते हैं कि लोकल, रीजनल और जनरल में फर्क क्या है। ये मतलब किसी अंग विशेष की संवेदनाओं को, अंग विशेष मान लिया कि अपने हाथ को ऊपर तक, ये जो नीचो इंच ऊपर तक अपने को ब्लॉक करना है, नर्व एंडिंग को ब्लॉक करनी है, तो इसके लिए हमें लोकल एनेस्थीसिया का उपयोग करना पड़ेगा। अब रीजनल एनेस्थीसिया की बात करते हैं कि रीजनल एनेस्थीसिया क्षेत्र विशेष में हम बात करते हैं। थोरेसिक रीजन हो गया, या इसके अलावा एब्डोमिनल रीजन हो गया, पेल्विक रीजन हो गया, इन सभी को ब्लॉक करने के लिए, इन सभी की संवेदनाओं को लुप्त करने के लिए रीजनल एनेस्थीसिया का उपयोग किया जाता है। आगे हम बात करते हैं जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया होता क्या है कि संपूर्ण शरीर की संवेदनाओं को सीएनएस को आंशिक रूप से लुप्त कर देता है और यह इसमें बेहोश की स्थिति में पशु चला जाता है और ये पुनः होश में आ जाता है। ये तीनों में फर्क था मोस्टली, ये हमने समझ लिया। अब आगे हम बात करते हैं
यूथनेशिया के बारे में। यूथनेशिया, यूथनेशिया को दोस्तों दर्द रहित मौत भी कहा जाता है। यूथनेशिया को छोड़ दे, इसको दर्द रहित मौत भी कहा जाता है। ये यूथनेशिया देने के लिए हमें एक विशेष परमिशन की जरूरत होती है। इसे बिना परमिशन हम दे नहीं सकते। ये जब यूज में लिया जाता है जब पशु की तबीयत ज्यादा गंभीर हो रही हो, पशु की तबीयत ज्यादा गंभीर हो रही हो और पशु में रिकवरी शून्य हो, पशु का स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता ही जाए और पशु के कोई भी दवाई या कुछ सूट ना करे, तो ऐसी स्थिति में पशु की मालिक की अनुमति के साथ हम यूथनेशिया करते हैं। और इसी के साथ हमें जिला कलेक्टर हुआ या कोई भी उच्च अधिकारी जो है उनसे हमें परमिशन लेनी पड़ती है, जब भी हम यूथनेशिया कर सकते हैं, वरना इलीगल माना जाता है यूथनेशिया को, क्योंकि हम किसी बेजुबान की जान नहीं ले सकते दोस्तों। अब एक इसमें है बेसल एनेस्थीसिया। इसे हिंदी में बोलते हैं आधारिक की निश्चेतन। हम बात करते हैं बेसल एनेस्थीसिया में आधारित, ये संपूर्ण निश्चेतन करने से पहले दी जाने वाली दवाइयां हैं जो जनरल एनेस्थीसिया से पूर्व सेडेशन या ट्रैंकुलाइजेशन के रूप में दी जाती है। सेडेशन, ट्रैंकुलाइजेशन। तो हमने क्या कहा कि ये इन्हें आधारी निश्चेतन भी बोला जाता है। ये कब दिए जाते हैं? जनरल एनेस्थीसिया से पहले दिए जाते हैं, सेडेशन व ट्रैंकुलाइजेशन के रूप में। मतलब कि जनरल एनेस्थीसिया अपने को देना होता है, तो जनरल एनेस्थीसिया में होता क्या है कि संपूर्ण शरीर के ऊतकों की व सीएनएस नर्वस सिस्टम की संवेदनाओं को लुप्त कर दिया जाता है। तो वो अगर हम एकदम से संवेदनाओं को लुप्त करेंगे पशु की, तो इसके कारण शोक उत्पन्न हो जाता है। शोक उत्पन्न होने के कारण पशु की मृत्यु हो सकती है। तो उसकी मृत्यु, इस शोक के कारण हमें पहले सेडेशन या ट्रैंकुलाइजेशन के रूप में एनेस्थीसिया देना पड़ता है, जिसके कारण पशु निंद्रा की अवस्था में चला जाता है। निंद्रा की अवस्था में जाने के बाद में पशु को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसके कारण पशु को इतना कोई दबाव नहीं होता और शोक की स्थिति उसमें आती नहीं, और शोक की स्थिति आती नहीं जिसके कारण मृत्यु नहीं होती। इसमें मृत्यु का खतरा 0 हो जाता है बेसल एनेस्थीसिया देने पर। अब आगे हम बात करते हैं बैलेंस एनेस्थीसिया की, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, बैलेंस एनेस्थीसिया। दोस्तों जो बैलेंस एनेस्थीसिया होता है इसे मिक्सर एनेस्थीसिया कहते हैं। मिक्स्ड एनेस्थीसिया भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें पशु को निश्चेतन करने से पहले 2 विभिन्न एनेस्थीसियाओं को मिलाकर दिया जाता है। अब इसमें हम देखते हैं कि ये क्या काम करता है अगर 2 को मिला के देंगे। तो ये होता क्या है कि जो मेन एनेस्थीसिया होगा, मेन एनेस्थीसिया का जो टॉक्सिन का गुण होगा, जहरवाद का गुण होगा, उसे कम करेगा एक तो। मेन एनेस्थीसिया का टॉक्सिन इफेक्ट को कम करेगा, दवा की मात्रा कम लगेगी इसमें, दवा की मात्रा कम लगेगी। साथ में आगे हम बात करते हैं, इसमें मांसपेशियों को आसानी से शिथिल किया जा सकता है। मांसपेशियों को
आसानी से शिथिल किया जा सकता है। आसानी से शिथिल का मतलब ये है कि इसमें 2 एनेस्थीसिया देंगे तो श्योर है कि मांसपेशियों को शिथिल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से शिथिल किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं, आगे इसका उपयोग क्या है। इसमें एक दर्द रहित स्थितियां आसानी से आ सकती है। इसमें मतलब कि दर्द से आसानी से छुटकारा मिल जाए या दर्द रहित स्थिति बनी रहेगी। तो मिक्स एनेस्थीसिया का मतलब है कि दो एनेस्थीसियाओं को एक साथ मिलाकर देना मिक्स एनेस्थीसिया कहलाता है। ये तो हमने इसके फायदे समझ लिए कि फायदे क्या है। मैंने एनेस्थीसिया का टॉक्सिन का असर, जो टॉक्सिन इफेक्ट है वो कम कर देगा। दवा की मात्रा, जो मैंने एनेस्थीसिया की ओरिजिनल दवा की मात्रा मान लो हमें 10 ml लगानी थी, तो इसमें मिक्स करने पर हमें वो 5 ml, तो मिक्स एनेस्थीसिया काम में ले लेंगे। 5 ml जो मेन दवा हमने लगानी थी वो काम में आ जाएगी। मांसपेशियां आसानी से शिथिल हो जाएंगी इसमें, और दर्द रहित स्थिति बनी रहेगी इसमें। आगे हम बात करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में कि क्या क्या एग्जांपल है, क्या क्या इसका उपयोग क्या है, कौन से एग्जांपल से क्या होगा। पहला लेते हैं हम थायोपेंटोन प्लस एट्रोपिन। दोस्तों बात करते हैं हम थायोपेंटोन और एट्रोपिन के बारे में। ये एग्जांपल है, इसके एग्जांपल उठा रहा हूं मैं बेसल एनेस्थीसिया की, बैलेंस एनेस्थीसिया की। तो थायोपेंटोन व एट्रोपिन देने से क्या हो, थायोपेन तो हमारा एनेस्थीसिया हो गया, जनरल एनेस्थीसिया, लोकल रीजनल, आप जिस काम में ले सकते हो, वो मेन एनेस्थीसिया हो गया। और एट्रोपिन बेसल बैलेंस एनेस्थीसिया का काम करता है। अब इन दोनों को मिलाने पर होगा क्या कि एट्रोपिन से लार कम बनेगी, लार कम बनेगी तो श्योर है कि मुंह से लार भी कम निकलेगी। हम अब दूसरा बात करते हैं, दूसरा बेसल एनेस्थीसिया के साथ हम मिलाते हैं जाइलाजीन को। जाइलाजीन ये जनरल एनेस्थीसिया कहलाता है, जाइलाजीन प्लस में एट्रोपिन के साथ इसको देने पर, हृदयघात या कार्डिक इनहिबिशन, कार्डियक इनहिबिशन जो होते हैं दोस्तों, ये कम हो जाते हैं कार्डियक इनहिबिशन। तो इससे होता क्या है कि इसमें जो है हृदयघात, जैसे हमें दे दिया कभी डायरेक्ट, अगर हमने जाइलाजीन लगा दिया तो वो शॉक के कारण पशु की मृत्यु हो जाएगी, या हृदय अधिक तेजी से धड़कना कम काम कर देगा या कम धड़कना काम कर देगा, जिसके कारण पशु की तुरंत शॉक के कारण मृत्यु। अगर हम इसमें एट्रोपिन मिला देते हैं तो इससे जो हृदयघात होता है या हार्ट की जो भी प्रॉब्लम होती है वो इतना इफेक्ट नहीं दिखाती है एट्रोपिन के साथ बैलेंस करने पर एनेस्थीसिया को। आगे हम बात करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को काम में लेने के लिए, नाइट्रस ऑक्साइड को काम में लेने के लिए थायोपेंटेन की मात्रा कम की जाती है। मतलब कि इसमें जैसे नाइट्रोस ऑक्साइड हमने काम में लेना है तो उसमें थायोपेंटेन की मात्रा कम की जाती है। अब थायोपेंटेन जो हमारा ये मेन एनेस्थीसिया हो जाता है और नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ बेसल एनेस्थीसिया हो जाती है। जैसे हमने नाइट्रस ऑक्साइड हमें काम में लेनी है तो उसमें थायोपेंटेन हमें मिलाना है, लेकिन कम मिलाना पड़ेगा। इसी के अलावा हम आगे एग्जांपल की बात लेते हैं। गैलामाइन जो होता है, गैलामाइन को काम में लेने के लिए मांसपेशियों को आसानी से शिथिल या रिलैक्सेशन की जा सकती है गैलामाइन देने के साथ। अगर हम किसी भी जनरल एनेस्थीसिया के साथ में गैलामाइन देते हैं तो इससे होता क्या है कि मांसपेशियों को आसानी से शिथिल किया जा सकता है और जनरल एनेस्थीसिया की मात्रा को भी कम
किया जा सकता है। तो दोस्तों आज हमने ये पढ़ा कि निषेचन क्या है, निषेचन की परिभाषा क्या है, उपयोग क्या है निषेचन के, इसको रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है, अगर इसके बिना कोई सर्जरी संभव नहीं है। और इसमें हमने 10-11 डेफिनेशंस पढ़ी, जैसे एनाल्जियन हो गया, लोकल एनेस्थीसिया हो गया, रीजनल हो गया, जनरल हो गया, ट्रैंकुलाइजेशन हो गया, सिडेशन हो गया, हाइपोनाइसिस हो गया, नार्कोसिस हो गया, बेसल एनेस्थीसिया हो गई, बैलेंस एनेस्थीसिया हो गई, यूथनेसिया हो गया। तो दोस्तों ये आज हमने ये टॉपिक पढ़ा। अब इसी की जो आगे की क्लास है, अब टॉपिक लंबा हो जाएगा, कंटिन्यू क्लास लूंगा, तो इसकी जो आगे की क्लास है मैं अलग अलग लेसन में लूंगा और टॉपिक वाइज आपको बता दूंगा कि पहला लेसन दूसरा। तो दोस्तों प्लीज क्लास पे कमेंट करना कि आपको क्लास कैसी लगी, और कोई भी कमी हो तो वो कमेंट में अवश्य बताना, और आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। थैंक यू।